ये वीडियो क्लास 6th और क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 8th का स्टूडेंट भी इसको सुन समझ सकता है, ठीक है। लेकिन 6th और 7th के ये कोर्स में है, ग्रामर में, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, ठीक है। जैसे ये क्लास 6th है, 6 का ये चैप्टर है 1 भाषा और व्याकरण। ये क्लास 7th है, क्लास 7th का भी चैप्टर ये नंबर है 1 भाषा व्याकरण और लिपि। इसमें बस भाषा और व्याकरण है 6 में, 7th में भाषा व्याकरण और लिपि थोड़ा ऐड हो गया। तो दोनों स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनना। भाषा और व्याकरण, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना और समझना, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हम भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं? या तो हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, या तो हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो लिखना तो हर किसी को नहीं आता है। कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लिख नहीं पाते। तो क्या वो अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते? पहुंचा सकते हैं। कैसे? बोलकर। तो मेन भाषा अधिकतर लोग बोलकर यूज़ करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को दूसरों को बता रहे हैं, है ना। और किसी के दूसरों के थॉट्स को, विचारों को हम समझ रहे हैं। वो बोलेगा हम सुनेंगे, हम बोलेंगे वो सुनेगा। या वो हमको लिखकर बता रहा है, या हम उसको पढ़कर समझ रहे हैं। तो वो जो भी भाषा का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। अपने मन के विचारों को दूसरों को बताना, प्रकट करना, बताना। जैसे हम परिभाषा ले तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, यानी बोलकर या लिख करके बताता है, उसको कहते हैं भाषा, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। ये हम सब ने शुरू से पढ़ा हुआ है, मैं शुरू से पढ़ाती आ रही हूँ। आप लोग 2nd, 3rd, 1st में आते हैं, तब से हम इसको पढ़ रहे हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ये सबको पता है। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने विचारों को, भावों को किसी को बोलकर बताते हैं, है ना। बोलते हैं और अगला उसको सुन करके समझ जाता है, वो मौखिक भाषा के अंदर आता है। तो मौखिक भाषा में क्या एग्जाम्पल है? जैसे हम किसी को कहानी सुनाते हैं, किसी से कहानी सुनते हैं, हम किसी से बातें करते हैं, है ना, वो हमारी बातें सुनता है। हम समाचार पढ़कर सुनाते हैं किसी को, तो वो हमारी मतलब सुनता है। तो ये मौखिक भाषा के अंदर आता है। अब हम जैसे लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा जिसे लिख कर बताया जाए और पढ़कर समझा जाए। यानी हमने किसी को लिख करके, जैसे लेटर दिया या कोई न्यूज़, कोई हेडलाइन दी कि भाई इसको पढ़ के सुना, तो वो हमको पढ़ के समझाएगा, है ना। तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का एग्जाम्पल क्या है? पत्र लेखन, यानी पत्र लिखना, लेटर लिखना, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, पुस्तक, हम बुक पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ ये, है ना। तो ये क्या है? ये मैं लिखित भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, मैं ये लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। प्रश्न उत्तर लिखना, कुछ भी रिटर्न में। अब मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ तुम लोगों को, है ना। तुम लोग अगर इसको पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगी लिखित भाषा। लेकिन अब तुम इसको सिर्फ ऑडियो सुनोगे, तो ये सुन करके सिर्फ अगर समझोगे, तो ये तुम्हारे लिए हो गई मौखिक भाषा। ये मौखिक और लिखित भाषा हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये पेज टर्न किया है। भाषा के हमने 2 रूप बताए, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप तो 2 ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो वो लोग कैसे भाषा का प्रयोग करेंगे? वो लोग भी तो अपने विचार और थॉट्स को दूसरों को बताते हैं, है ना, किसी की थॉट्स को समझ जाते हैं। तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा,
सांकेतिक भाषा यानी इशारों वाली भाषा, है ना। कई लोग ब्लाइंड एंड डेफ होते हैं, गूंगे बहरे लोग होते हैं, वो कौन सी मतलब है ना लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ना वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, तो वो लोग सांकेतिक भाषा का, उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है। जो इशारों वाली भाषा वो अपने इशारों से समझाते हैं। कई बार हम लोग भी क्लास में यूज़ करते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा एकदम बोलेगा तो हम लोग करेंगे श्श, तो इसका मतलब क्या है, मुंह पे उंगली रख करके हम बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम मुंह पे उंगली रख के इशारा करेंगे। आप लोग समझ जाओगे कि मैम ने बोला चुप हो जाओ, है ना। कुछ भी आप पूछते हो, हम लोग ऐसे गर्दन हिला देते हैं, तो गर्दन हिलाने से क्या है, तुम लोग मैंने बिना बोले गर्दन हिला दी और तुम क्या समझ गए कि हाँ मैम ने बोला है जाओ। तो ये होती सांकेतिक भाषा। अब व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि एक भाषा सांकेतिक भाषा भी होती है, ठीक है। अब विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है, यानी कि हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमेशा ये याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है या कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त कर चुकी है, तो 22 भाषाएं, ठीक है। तो 22 भाषाएं कौन सी है, देखो, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, बोडो, ठीक है। बोडो, ये सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, इनको मान्यता प्राप्त है संविधान में। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और फॉर्म भरते हैं, कोई है ना, स्कूल में एडमिशन लिया, फॉर्म भरते हैं, या तो वो इंग्लिश में आता है या तो हिंदी में आता है, 2 लैंग्वेज में आता है। तो इसका मतलब हम राजकीय कार्य में हम उन दोनों लैंग्वेज, हमको जो आती है, इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, हम उन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, है ना, फॉर्म वगैरह में, जो आप समझ सक रहे हैं। तो ऐसे ही इन भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी वहाँ पर वो भाषाएं भी पढ़ी जाती है। अब है एक आता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब मदर लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा हम अपनी मम्मी से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। जैसे जो मम्मी बोलती है, अगर किसी की मम्मी, किसी की फैमिली में गुजराती फैमिली है, तो वो अपनी गुजराती लैंग्वेज बोलता है बच्चा शुरू से, तो उसको शुरू से तो हम वो लोग है ना वही भाषा सिखाएंगे, 1-2 कुछ वर्ड होते हैं या कुछ भी बोलेंगे। वो परिवार से बच्चा जो भाषा सीखता है उसको बोलते हैं मातृभाषा, है ना। गुजराती का बच्चा होगा वो गुजराती बोलना सीखेगा घर में, है ना। बंगाली बच्चा होगा वो बंगाली, शुरू में वो बंगाली ही सिखाएंगे उसको, तो वो उसकी मातृभाषा होती है। हम जैसे राजस्थान में राजस्थानी सिखाते हैं बच्चों को शुरू में, घर में जो होती है यूज़ लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा, तो वो राजस्थानी भाषा कहलाएगी, उसकी मातृभाषा। जो जहाँ का होगा वो वहाँ का उसकी मातृभाषा कहलाएगी। अब एक होती राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि ऑफिशियल यूज़ होता है इसका ऑफिस में। तो 14 सितंबर 1949 में, 1949 में, 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी। 14 सितंबर को, पता है ना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसको, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। इसीलिए प्रतिवर्ष, ये देखो यहाँ पर आ गया, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। पूरे राष्ट्र में जो यूज़ होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ज़्यादातर हिंदी। भारत में अनेक राज्य हैं,
हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे जम्मू में डोगरी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भारत की सभी राज्य भाषाओं में हिंदी भाषा सामान्य रूप से, अब हम जैसे कहीं महाराष्ट्र में जाएं, वो मराठी बोलेंगे, हम समझ पाएंगे? नहीं। हम केरल में जाएंगे, मलयालम बोलेंगे वो लोग, हम समझ जाएंगे? नहीं। हम कहीं पर किसी अन्य स्टेट में, अगर अलग स्टेट में हम लोग घूमने गए तो हमको वहाँ की लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो भाषा जानते ही नहीं हैं। हम कौन सी भाषा जानते हैं? हिंदी। तो मेन जैसे हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी भाषा है जो सब जगह जाते हैं, कहीं पर भी राज्य में चले जाओ, हिंदी भाषा को लोग आराम से समझ सकते हैं, कोई बोल सकते हैं। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं हिंदी यूज़ करते हैं। प्रादेशिक भाषा, स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी तो उसको कहेंगे प्रादेशिक भाषा, वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज। अब जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन सब जगह राजस्थानी नहीं बोली जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाएगी, वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा हो जाएगी, ठीक है। अब विश्व में हम अनेक भाषाएं बोलते हैं। विश्व में भी थोड़ा, जैसे हम अपने राज्य से बाहर निकले, जैसे भारत में, भारत से बाहर कई देश हैं जैसे, तो वहाँ पर अलग अलग देशों में अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे अंग्रेजी, जापानी, चीन जाएंगे तो चीनी, रूस में रूसी, जर्मन जाएंगे जर्मनी, अलग अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब हमने पेज टर्न किया है। अब यहाँ पर है व्याकरण। भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है, ठीक है। अगर हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं या हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो अगर उसके हमको नियम ही नहीं पता तो हम उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। और जैसे इंग्लिश में अगर आपको टेंस ही नहीं आएंगे तो क्या आप सेंटेंस बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। हिंदी में भी जितने ये वर्ण है, शब्द विचार, वाक्य विचार, जो भी है, इसका अगर अध्ययन नहीं किया जाएगा तो आप कुछ भी नहीं सेंटेंस बना पाओगे, ना समझ पाओगे, ठीक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसका अध्ययन जरूरी है। किस लिए? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर है, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, यानी पता चलता है, उसे व्याकरण कहते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, जैसे लता ने कहा हमने भोजन खाई। तो अब यहाँ पर आपको लता है, यहाँ पर भोजन खाई क्रिया सही नहीं लगी हुई है, तो ये अशुद्ध हो गया सेंटेंस, वाक्य। राजन बोला हम कल ही जयपुर से आया हूँ। तो अब यहाँ पर ये तो आपको हिंदी लैंग्वेज आराम से इजीली आ रही, इसलिए आप लोगों को सेंटेंस में पता चल रहा है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है ना, क्योंकि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ रहे हो, शुरू से पढ़ते आए हो, इसलिए आपको ये पता लग रहा है पढ़ते ही कि यहाँ पर कुछ गलती है। विमल ने कहा मेरे को तंग मत कर, मुझे तंग मत कर। ये सेंटेंस यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब जैसे मैंने भोजन खा लिया, मैं कल ही जयपुर से आया, ये इसके शुद्ध रूप है। हमने भोजन खाई, मैंने भोजन खा लिया, हम कल ही जयपुर से आया हूँ का मैं कल ही जयपुर से आया हूँ, मेरे को तंग मत कर यानी मुझको तंग मत करो। ये सेंटेंस शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आया है व्याकरण। व्याकरण के 3 भाग है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। व्याकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में क्या होता है? अक्षरों का आकार, उच्चारण यानी उसको कैसे बोलते हैं, वर्गीकरण और उनके संयोग, मतलब यानी उनको वर्णों को खंड करना, वर्णों का उनको संयोग करना यानी जोड़ना, संधि जैसे करते हैं हम लोग, और एक वर्णों का खंड करते हैं वो वाला, तो वो नियम कैसे होते हैं वो वहाँ पर हम इसको वर्ण विचार में पढ़ते हैं, वो वर्ण विचार कहलाता है। यानी वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। तो वर्णों का विचार यानी अक्षरों का आकार, कैसे आकार बनाना है, उच्चारण यानी उनको कैसे बोलना है, उनका वर्गीकरण यानी उनको कैसे खंड करना है, उनका संयोग यानी उनको कैसे संधि करके जोड़ना है, ये सारे के सारे नियम वर्ण विचार में पढ़ते हैं।
अब आएगा शब्द विचार। शब्द जैसे शब्दों के भेद कितने हैं, उत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, व्युत्पत्ति, रचना यानी उनकी बनावट रचना किस आधार पर की गई है, ये सारे नियम हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते हम तत्सव शब्द, ते तद्भव शब्द, देशज विदेशी, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे शब्द विचार में। अब आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के कितने भेद है, वाक्य की रचना किस आधार पर है, पारस्परिक संश्लेषण, विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। संश्लेषण विश्लेषण यानी उनको कैसे विस्तार से और के वाक्यों को सेंटेंस को कैसे बड़ा विस्तार से लिखेंगे, कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, उसमें वाक्य विचार में किया जाता है। अब है पेज टर्न किया है। अब यहाँ पर आएगा बोली। ये बोली वाला जो है ये 7th में भी है, ठीक है, सेम टू सेम है 7th में। 6 में थोड़ा मैटर 2 लाइन में दे रखा है, 7th में इतना बड़ा मैटर दे रखा है। तो बोली और भाषा में काफ़ी अंतर होता है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाती है, ठीक है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोले जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग। बोली क्या होती है, सिर्फ बोली जाती है, उसमें कोई साहित्य रचनाएं नहीं होती है। प्रॉपर जो कई लोग होते हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे राजस्थान में कई गांव हैं, वहाँ पर कई लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या होता है वहाँ की क्षेत्र की भाषा हो जाती है। अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। भाषा का क्षेत्रीय में प्रॉपर प्लेस पे एक किसी छोटी सी जगह में छोटे से क्षेत्र में बोली जाए वो बोली कहलाती है। अब जैसे कुछ उदाहरण है भोजपुर में भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज अवधी बोलियाँ, ये सारी की सारी बोलियाँ हैं। अब है लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि क्या होता है, लिपि यानी कि हम जैसे जिस भी लैंग्वेज को लिख रहे हैं, जब हिंदी में लिखा ल, ली, प, पी, लिपि बन गया, ये देवनागरी लिपि है, हिंदी लिपि है। अब ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिख रखा है SCRIPT, ये अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि होती है, रोमन लिपि, ये रोमन लिपि कहलाएगी। अब जैसे किसी भाषा को चिन्हित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग है, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हम जिस भी चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो लिपि कहलाएगी। जैसे इंग्लिश लिखी हमने, ये रोमन लिपि कहलाई, हिंदी लिखी देवनागरी लिपि कहलाई। अब संस्कृत लिखते हैं, हम संस्कृत में सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, हम विस्तार ये ज को ज ही लिखेंगे, न को न ही लिखेंगे, वैसे भी उसमें विसर्ग का अंतर होता है, विसर्ग और कुछ मात्राओं का, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में। अब जैसे ये है बोली जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए लिपि में एक संकेत निर्धारित हो जिसे वर्ण कहते हैं। अब जैसे वर्ण, जैसे ल है ये लिपि है, अब जैसे एस है ये रोमन लिपि का है, एस है। अब है वर्ण ध्वनि की उच्चारण इकाई भी है और उसका लिखित रूप भी है। वर्ण ध्वनि की उच्चारण इकाई भी है, हम उसको पढ़ते हैं, और उसका लिखित रूप भी है, उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी में कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। पंजाबी है, पंजाबी में कौन सी लिखी, गुरुमुखी, जो हमको ऐसे समझ में नहीं आती पंजाबी लैंग्वेज, वो गुरुमुखी, उस लिपि का नाम है गुरुमुखी। बांग्ला है, बांग्ला लिपि। उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में, ठीक है। तेलुगु लिखी जाती है तेलुगु लिपि में। संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में। रूसी लिखी जाती है रूसी लिपि में। चीनी लिखी जाती है चीनी लिपि में, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया है यहाँ पर, व्याकरण। ये 6 में भी है व्याकरण, जो मैंने बता दिया, ये 7th में भी है, ठीक है। ये इसमें भी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, व्याकरण में ये इसमें 7th में भी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य सेम टू सेम है। तो मैंने दोनों ही इस वीडियो में समझा लिए हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं उसको तुमको अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। दोनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस है, दोनों के क्वेश्चन अलग है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर का बनाऊंगी, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में इनको भेज दूंगी।